इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देते 21 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, मई 2025 में भारत के कोर सेक्टर की विकास दर क्या थी जो 9 महीने का न्यूनतम स्तर है? ए 0.7%, बी 1.4%, सी 2.3% या डी 3%। तो इसका क्या है विकास दर है, कोर सेक्टर की विकास दर कितना? ए 0.7% है। भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर मई 2025 में उल्लेखनीय रूप से धीमी होकर कितना रहेगी? 0.7% रहेगी, जो पिछले 9 महीने में सबसे कम वृद्धि दर्शाती है। यह गिरावट कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकोचन के कारण हुई है। 8 कोर सेक्टरों का सूचकांक ICI जो इन क्षेत्रों पर नजर रखता है और व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में लगभग 40% का योगदान देता है, आर्थिक गति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह तीव्र गिरावट पिछले महीने के सुस्त प्रदर्शन के बाद आई है, जो औद्योगिक उत्पादन में अंतर्निहित तनाव को उजागर करती है। यह गिरावट समग्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि को प्रभावित कर सकती है और नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता का संकेत दे सकती है। अगला प्रश्न है, 5 साल के कार्यकाल के लिए IIT खड़गपुर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए प्रोफेसर अमित पात्रा को, बी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, सी प्रोफेसर रमेश चंद्र को या डी प्रोफेसर अनिल के जैन को। नियुक्त किया गया किसको? ए प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है IIT खड़गपुर के नए निदेशक के रूप में, डायरेक्टर। प्रतिष्ठित मैकेनिकल इंजीनियर और डायग्नोस्टिक तकनीकों के नव प्रवर्तक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अंतरिम निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा का स्थान लेते हुए उनकी नियुक्ति संस्थान में अनुसंधान आधारित नवाचार और वैश्विक शैक्षिक सहयोग पर रणनीतिक जोर का प्रतीक है। जेसी बोस नेशनल फेलो और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर चक्रवर्ती को प्रोफेसर चक्रवर्ती कोविरैप, हेमोक्यूआर और प्रीपैक्यूआर जैसे सुलभ चिकित्सा तकनीकों के विकास के लिए प्रशंसित है। उनका उद्देश्य नैदानिक संसाधनों को और अधिक किफायती बनाना है। उनके नेतृत्व से अगले 5 वर्षों में IIT खड़गपुर को प्रभावशाली अनुसंधान और समावेशी स्वास्थ्य सेवा नवाचार की ओर अग्रसर करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के साथ सरकारी ई मार्केट प्लेस पर सबसे अधिक डिजिटल खरीद दर्ज की? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। कौन सा? ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने ई मार्केट प्लेस पर सबसे अधिक 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पर डिजिटल सार्वजनिक खरीद में देश का नेतृत्व किया, जिसने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 65,227.68 करोड़ मूल्य के ऑर्डर पूरे किए। राज्य द्वारा सभी विभागों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को व्यापक रूप से अपनाने से विशेष रूप से 2024 में खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियमों के साथ संरेखित करने के बाद पारदर्शिता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रमुख योगदानकर्ताओं में शहरी विकास, स्वास्थ्य, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग शामिल थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पारदर्शी ई गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत करने और डिजिटल खरीद में राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना की, जिससे डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह सार्वजनिक
क्षेत्र के क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार और नवाचार में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व और मजबूत हुआ। अगला प्रश्न है 88.16 मीटर की थ्रो के साथ 2025 पेरिस डायमंड लीग भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? ए जूनियर वेबर ने, बी लुइस मॉरिसियो दा सिल्वा, सी के एंडरसन पीटर्स या डी नीरज चोपड़ा। तो ये कौन सी जीती? नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर की थ्रो के साथ 2025 पेरिस डायमंड लीग भाला फेंक में प्रतियोगिता जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2025 में पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के शानदार प्रदर्शन पहले प्रयास के थ्रो के साथ जीत हासिल की। यह जीत जून 2023 के बाद से उनका पहला डायमंड लीग खिताब है, जिससे सीजन की शुरुआत में कई कड़े मुकाबलों के बाद यह उनकी बड़ी वापसी है। जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुइस मैरिसियो दा सिल्वा ने कड़ी टक्कर मिलने के बाद नीरज का पहला थ्रो अजय साबित हुआ। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 में पेरिस में उन्हें 8वां स्थान मिला था। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल वैश्विक भाला फेंक में उनका दबदबा फिर से स्थापित किया, बल्कि अगस्त 2025 में होने वाले ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल से पहले उनकी गति को भी बढ़ाया। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2025 में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? पहली बार? ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी दक्षिण कोरिया। तो कौन सा ये देश है? भारत है जो पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत पहली बार करेगा, जिसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। भारतीय पैरालंपिक समिति ने इस वैश्विक के आयोजन के 12वें संस्करण की 100 दिन की उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में लोगो और शुभंकर, जिसका नाम विराज है, एक कृत्रिम ब्लेड वाला युवा हाथी का अनावरण किया। इसके साथ ही भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन गया है, जो पैरा एथलेटिक्स के समर्थन और खेलों में समावेशी को बढ़ावा देने की देश की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है किस शहर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की स्वदेश निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन यानी RRM तैनात करने वाला पहला हवाई अड्डा है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नोएडा या डी पुणे। ये कौन सा शहर है? ये नोएडा, जहाँ पे RRM स्वदेश भारत की स्वदेश निर्मित RRM तैनात करने किया गया है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारत की पहली स्वदेश निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन RRM प्लेन जेट को तैनात करने के लिए
एनलान टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ साझेदारी करके एक अग्रणी कदम उठाया है। यह मशीन विमान लैंडिंग के दौरान रबर जमा को प्रभावी ढंग से हटाकर रनवे की सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आयसर प्रो 6028 चेसिस पर निर्मित क्लीन जेट घरेलू हवाई अड्डे की अवसंरचना प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थानीय रूप से निर्मित समाधान को अपनाकर नोएडा विमानन सुरक्षा दक्षता और देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है एनपीसीआई की नई एपीआई सुविधा किस सरकारी पोर्टल पर वास्तविक समय पैन और बैंक खाता सत्यापन को सक्षम करेगी? ए जीएसटी पोर्टल, बी आयकर पोर्टल, सी डिजिटल लॉकर या डी उमंग ऐप। तो कौन सा ये आयकर पोर्टल के लिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने विशेष रूप से आयकर ई फाइलिंग पोर्टल के लिए पैन और बैंक खाते के विवरणों का रियल टाइम सत्यापन सक्षम करने हेतु एक नई एपीआई आधारित प्रणाली शुरू की है। यह एकीकरण खाता धारकों के नाम, सक्रिय निष्क्रिय स्थिति और पैन लिंकेज का बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम से सीधे सत्यापन संभव बनाता है। इस पहल का उद्देश्य कर रिफंड में तेजी लाना, मैनुअल त्रुटियों को कम करना और आईटीआर दाखिल करते समय करदाताओं के लिए प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना है। सत्यापन को स्वचालित करने से पेमेल विवरणों के कारण होने वाली देरी समाप्त हो जाती है, जिससे वित्तीय समाधान में व्यक्तियों और सरकारी विभागों दोनों को लाभ होता है। अगला प्रश्न है एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? प्रश्न एक बार और देखते हैं। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ए सौरभ घोषाल, बी महेश मंगावरकर, बी सी अमित टंडन या डी वेलावन सेंथिल कुमार। तो कौन ये वेलावन सेंथिल कुमार है जिन्होंने कांस्य पदक जीता किसमें? एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में। विश्व रैंकिंग में 45वें स्थान पर काबिज भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्पर्धा में क्या जीता? कांस्य पदक जीता। उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः 65 मिनट तक चले सेमीफाइनल में हांगकांग के दूसरे वरीय एलेक्स लाओ वान जो 41वें स्थान पर है से हार गए। हार के बावजूद सेंथिल कुमार के प्रयास ने उन्हें पोडियम स्थान दिलाया, जिसने महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत की उपलब्धियों में योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश सर्किट में बढ़ती प्रतिष्ठा को रेखांकित किया। अगला प्रश्न है 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? ए 11 जुलाई को, बी 21 जून को, सी 31 मई को या डी 15 अगस्त को। ये मनाया जाएगा 21 जून को। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 69/131 के माध्यम से आधिकारिक मान्यता प्राप्त होने के बाद से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता रहा है। यह पहल आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न सरकारों, संयुक्त राष्ट्र निकायों, दूतावासों के वैश्विक समर्थन से संचालित की जा रही है, जो सांस्कृतिक कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के समग्र लाभों और दुनिया भर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता को क्या प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्वनियामक संगठन 7 धन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए पॉल थॉमस को, बी राकेश शर्मा को, सी उदय कोटक को या डी राजीव यादव को। किसको नियुक्त किया गया? ए के पॉल थॉमस को नियुक्त किया गया इसका स्वनियामक संगठन 7 धन के अध्यक्ष के रूप में।
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पॉल थॉमस सात धन के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक स्वनियामक संगठन यानी SRO के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनका चुनाव वार्षिक आम बैठक के दौरान हुआ जिसमें लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। यह नीति भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। थॉमस ESAF में अपनी भूमिका से प्राप्त बहुमूल्य नेतृत्व अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ धन के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के मिशन का मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान भारत के हाउस प्राइस इंडेक्स यानी कि एचपीआई में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई? ए 4.1%, बी 2.3%, सी 3.1% या डी 0.9%। ये वृद्धि दर कितनी साल दर साल? 3.1% हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में भारत का आवास मूल्य सूचकांक है, ठीक है, एसपीआई साल दर साल कितने 3.1% बढ़ा। यह मध्यम वृद्धि देश के शहरी आवास बाजारों में लगातार हो रही रिकवरी को दर्शाती है, साथ ही मांग में भी लगातार लचीलापन बना हुआ है। 10 प्रमुख शहरों में संपत्ति पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त ये आंकड़े अचल संपत्ति कीमतों के रुझान का एक विश्वसनीय संकेत है। जहां कोलकाता में 8.8% की वृद्धि और कोची में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं राष्ट्रीय औसत संतुलन और निरंतर गति की ओर इशारा करता है। 3.1% की वार्षिक वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि में देखी गई 4.1% की वृद्धि से थोड़ी कम है। थैंक यू जी, धन्यवाद।